शिवम, वो कौन सा शहर है जिसकी वजह से ऐसा ही होता है? शहर? ये तुम क्या कह रही हो भाई? ऐसा ही होता है तो हर जगह होता है। आफ्टर ऑल साइंस हर जगह है। बाप रे बाप, स्पीच बंद करो और सोचो कि वो कौन सा शहर है किसकी वजह से ऐसा ही होता है। दीपिका, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मुंबई है। हम मुंबई में शूटिंग करते हैं। ये काम तो हम हर कहीं कर सकते हैं। दिल्ली में भी कर सकते हैं, बैंगलोर में भी कर सकते हैं, लखनऊ में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बस हाँ, वो शहर होना चाहिए। दीपिका, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर मतलब सिटी। वो कौन सी सिटी है जिसके बिना हम आप मिल नहीं सकते? अब मैं समझ गया तुम किस शहर की बात कर रही हो। इलेक्ट्रिसिटी। वही तो एक सिटी है जिसके बगैर हम और आप नहीं मिल सकते। मिल गया ना हमारे सवाल का साइंटिफिक प्रूफ। यही होता है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा मशीनें चलाती है, बल्ब जलाती है, चीजों को गर्म और ठंडा भी करती है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ही वो एनर्जी है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तभी तो बिजली चली जाए तो काम करना ही मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी खूबी शायद ये है कि वो ऊर्जा के दूसरे रूपों में आसानी से बदली जा सकती है। फिर वो प्रकाश हो, ऊष्मा या गर्मी हो, या हो ध्वनि ऊर्जा, दरवाजे की घंटी हो या हो कंप्यूटर और ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी ही सबको चलाती है। कितना आसान हो गया है ना, स्विच ऑन करो और काम हो गया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इलेक्ट्रिसिटी ना ही डिस्कवर हुई थी और ना ही इन्वेंट। फिर किसी ने दिमाग लगाया होगा और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो गई। कब और कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की खोज से बहुत से नाम और किस्से जुड़े हैं, लेकिन सबसे मजेदार कहानी जुड़ी है अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन से। आसमान में बिजली कड़क रही थी, तूफान जोरों पर था। ऐसे में फ्रैंकलिन ने एक रेशमी पतंग पर एक लोहे की चाबी लगाकर उसे हाथ में पकड़ा। उनके हाथ में एक और लोहे का टुकड़ा भी था। फिर पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाया। जब बिजली कड़की तो इलेक्ट्रिकल करंट चाबी से होता हुआ उनके हाथ तक पहुंचा। बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लगा, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में चमकती बिजली भी इलेक्ट्रिसिटी ही थी। ये एक बड़ी खोज थी, लेकिन फ्रैंकलिन की जान भी जा सकती थी। डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की कहानियां बड़ी मजेदार हैं। तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ और। चलते हैं सीधा K2 के पास। हेलो K2, बलून रॉकेट। लेट मी गेस, आप बल के एक्शन रिएक्शन फोर्स पर काम कर रही हैं, राइट? अरे वाह, तुम लोग तो बड़े साइंस एक्सपर्ट हो गए हो। लगता नहीं है ज्यादा दिन के लिए तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी। For once K2, you're wrong। आपके बिना भला साइंस में क्या मजा? हमें तो आपके साथ साइंस खेलने में बड़ा मजा आता है। और हमेशा की ही तरह हम ले आए हैं एक और सवाल। पूछो। सवाल ये है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती हम कितना लॉस्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारा काम थम गया हो। पर K2, एक समय तो ऐसा था जब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तब क्या? लगता है आज का सवाल जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से। शिवम, तुमने अपने बाल नहीं बनाया? बनाए तो हैं K2। वैसे इसके बाल तो ऐसे ही हैं, प्लीज। you know। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, अभी ठीक कर देती हूं। वाओ K2, न्यू हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइलिस्ट K2। यहाँ गलत हो गई। K2 नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थिर विद्युत। कभी बाल खड़े कर देती है तो कभी हल्का सा झटका मार देती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर विद्युत एक ऐसा इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो एक ही जगह रहता है। हमारी टोली तैयार है स्थिर विद्युत से खेलने के लिए। हम जानते हैं कि कुछ चीजों के आपस में रगड़ने से मतलब घर्षण से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब तक तो चार्ज बन चुका होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज। साबित भी हो गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही तो थर्मोकॉल की इन हल्की बीड्स को आकर्षित कर रही है। एक साइंटिफिक फैक्ट, अगर हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी, तो स्थिर विद्युत कम बनती है। जितनी ड्राई एयर उतनी अधिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये चार्ज तब बनता है जब रगड़ने या टकराने से एक चीज के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी चीज में चले जाते हैं। केटू, हमने स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी पढ़ी, उसे याद भी कर लिया, उस पर एक टेस्ट भी लिख लिया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। केटू, मेरी भी समझ में नहीं आया कि कैसे एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बहुत गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ है, और गड़बड़ और साइंस का कोई नाता नहीं। और मिस्टर, साइंस को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। दीपिका, वो बॉक्स वहां से ले आओ। पता करते हैं ब्रेक के बाद। ये बन गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर। ये देखो ध्यान से, ये जो दिख रहे हैं ये हैं 11 पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, और ये ऑरेंज वाले ये हैं 11 नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे एटम का कोई चार्ज नहीं। और ये चूड़ी हमारा न्यूक्लियस है, और ये व्हाइट बीड्स हमारे न्यूट्रॉन्स। हाँ, लेकिन उनसे अभी हमारा कोई मतलब नहीं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं। अब देखो, ये प्रोटॉन्स तो अपने न्यूक्लियस में बंद हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। अब सोचो, अगर मैं इस बाहरी ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन हटा लूं तो क्या होगा? प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, राइट? तो इसका असर क्या होगा? फिर तो हमारे एटम को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। K2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ? कौन लेके जाएगा इन्हें, और ये कैसे जाएंगे? ये मुझे दो। ये देखो ध्यान से। एटम का स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का रिश्ता है इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहरी शेल्स में होते हैं आसानी से इधर से उधर उछल कूद कर सकते हैं। हमारे बालों के एटम्स कुछ ऐसे ही हैं। गुब्बारा जब बालों से रगड़ता है तो बालों के इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं गुब्बारे पर। अब बालों पर रह जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम। लेकिन गुब्बारे को मिल गया है नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सिंपल साइंस है ना? क्या है? शी ईक्स, गंदा। क्या? अगर हम आपसे कहें कि आपकी शर्ट के मैले कॉलर में और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिश्ता है तो आप क्या कहेंगे? मजाक कर रहे हैं, यही कहेंगे ना, पर हम मजाक नहीं कर रहे। हम कितनी भी अच्छी तरह नहाते हो, हमारे शर्ट के कॉलर और कफ्स हमेशा दूसरे हिस्सों से ज्यादा गंदे होते हैं। हम यही सोचते हैं कि गर्दन मैली रह गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में शर्ट का कॉलर हमारी गर्दन से रगड़ता है, इससे गर्दन के इलेक्ट्रॉन्स कॉलर में पहुंच जाते हैं। कॉलर को नेगेटिव चार्ज मिलता है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो हवा से धूल को अपनी तरफ खींच लेती है। ज्यादा धूल मतलब ज्यादा मैल। एक जगह रहने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ गई, लेकिन दौड़ने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूलते, पर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम समझेंगे अपनी सूझबूझ और इन बुक्स की मदद से। क्या ख्याल है? बड़ा ही अच्छा ख्याल है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक। हम काम करेंगे 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ और बनाएंगे अपने लिए एक सर्किट। बैटरी को जोड़ा है तार से और तार को जोड़ते हैं दोनों तरफ से छिली एक लेड पेंसिल से। सर्किट में लगा है पुरानी टॉर्च का एक छोटा सा बल्ब। सर्किट पूरा तो बल्ब गया जल। ये इसलिए क्योंकि बैटरी से निकलकर इलेक्ट्रिकल करंट या विद्युत धारा तार से होती हुई बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब को जला देती है। अब सर्किट में लगा देते हैं एक मेटालिक लूप। अगर सर्किट टूटेगा मतलब हमारा लूप तार को नहीं छुएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता नहीं मिलेगा और वो बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, बल्ब नहीं जलेगा। समझे? इस साधारण से सर्किट की एक एप्लीकेशन घर में स्विचेस
सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। स्विच ऑन तो सर्किट पूरा, वरना नहीं। दीपिका, तुम बड़े होके कंडक्टर बनना चाहती थी ना? कंडक्टर? अरे तुम बचपन में यही तो कहा करती थी। बुद्धू, कंडक्टर नहीं डॉक्टर। तुम ही बन जाना कंडक्टर। इसमें बनने की क्या जरूरत है? मैं कंडक्टर हूँ, कंडक्टर था और कंडक्टर ही रहूंगा। क्यों नहीं समझी? तो समझ जाएंगे ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, एक ऐसी एनर्जी की जिसके बिना आज का युग चल ही नहीं पाता। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चलने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है एक कंडक्टर। एक कंडक्टर जो आप हैं, मैं हूँ और ये भी है, मैं भी हूँ। तो पता लगाते हैं कौन नॉन कंडक्टर है और कौन कंडक्टर। भाई पता तो लगाना ही पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी के घर तक पहुँचने की बात है। कंडक्टर्स या चालक मतलब वो जो अपने में से बिजली के करंट को आसानी से बहने दे। साइंटिफिक भाषा में इनके एटम्स कुछ ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इधर उधर भाग दौड़ कर सकते हैं। ज्यादातर मेटल्स और पानी भी बिजली के बढ़िया चालक हैं। इंसुलेटर्स या विद्युत रोधी इनसे बिल्कुल उल्टे हैं। ये बिजली को बहने से रोकते हैं। कांच, प्लास्टिक, रबर और सूखी लकड़ी इंसुलेटर्स हैं। इसीलिए बिजली के तारों को प्लास्टिक से ढका जाता है ताकि करंट ना लगे। अपने सर्किट की मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर। सर्किट में इंसुलेटर जोड़ने से बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन कंडक्टर लगाने से जल उठेगा। एक और बात, इलेक्ट्रिकल करंट को बहने के लिए भी चाहिए बल्ब, और यही होता है वोल्ट। वोल्ट इलेक्ट्रिकल प्रेशर को नापने का यूनिट है। इसीलिए वोल्टेज कम या ज्यादा हो तो हो जाती है गड़बड़। नेचर का सबसे सुंदर पर डरावना एनर्जी डिस्प्ले क्या है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। तड़ाक-दुम-दुम। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, तार तार, लाइटनिंग एंड थंडर। तड़ाक-दुम-दुम। केटू, ये क्या है? मैंने सोचा तुम लोग बिजली की बात कर रहे हो, तो बिजली कैसे कड़कती है समझते हैं। चलो देखते हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया है। इसको इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं। ये प्लास्टिक की शीट है और ये स्टील। इससे चार्ज होगा। रुको। वाओ, दीपिका देखा, ब्लू स्पार्क। लेकिन शैतानी नहीं, सिर्फ समझो। आप भी समझिए। आसमान में बिजली का कड़कना स्थिर विद्युत का एक और उदाहरण है। होता यूं है, बड़े बड़े काले बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के कण आपस में रगड़ते हैं, टकराते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी तरफ और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। इधर पेड़ों के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर जब बहुत बढ़ जाता है तो बिजली कौंधती है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि तूफान के समय पेड़ के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर कड़की बिजली। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम ये कभी नहीं भूल सकते कि बिजली कैसे कड़कती है। तो आप भी कीजिए एक्सपेरिमेंट, बहुत मजा आता है। भाई हमारी साइंस की दुनिया की यही तो खासियत है। पर आजकल है ना, हमारी केटू बड़ी परेशान है। नाम बदलने की बात कह रही थी। पता है क्यों? खुद ही पता कर लीजिए। पूछ रहे हैं नाम क्यों बदलना पड़ेगा? अरे केटू मेरा नाम है ना, मतलब क्यों और कैसे। लेकिन मुझसे ज्यादा क्यों और कैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो नाम तो बदलना पड़ेगा। लेकिन इसी में तो साइंस का मजा है। आप पूछते रहे हमसे सवाल और हम ढूंढते रहे उनके जवाब। इस हफ्ते का सवाल है बड़ा पुराना
पूछ रहे हैं डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स। पूछते हैं डायनासोर्स किस रंग के थे और वो हम इंसानों पर अटैक करके क्या हमें खा जाते थे? अब डायनासोर्स तो नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दे सकती हूँ। देखिए, डायनासोर्स हमारी पृथ्वी पर रहने वाले अब तक के सबसे विशाल प्राणी। ये किस रंग के थे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डायनासोर्स के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो पता है फॉसिल्स या जीवाश्मों से, और जीवाश्म किसी चीज का रंग नहीं बता सकते। अब रही बात कि क्या डायनासोर्स आदमी पर अटैक करते थे और खा जाते थे, तो जवाब है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम इंसान इवॉल्व होकर इस पृथ्वी पर आए तब तक डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, खत्म। डायनासोर्स हम सब के लिए बड़े ही फैसिनेटिंग हैं। वो पृथ्वी पर 1,500 लाख साल पहले रहा करते थे, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म। पर जहाँ तक हमें पता है उनका ब्रेन बहुत छोटा था। वो कहते हैं ना, अक्ल बड़ी है भैंस, मैं तो कहूंगा हमारी अक्ल डायनासोर से भी बड़ी है। तो अपनी अक्ल एनहांस करते रहिए और हमें लिखते रहिए, जवाब ढूंढते रहिए, और हमें हर हफ्ते यही मिलिए, इसी वक्त इसी दिन, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है।